गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 11 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। कुछ नए टॉपिक हैं, कुछ थोड़े से पुराने रिपीटेड से ही टॉपिक रहने वाले हैं जो अपने नोट्स को आप अपडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कि आज हमारा एडिटोरियल है। हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की हम लोग बात करेंगे। इंडिया में पहले से ही दो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास हैं, तो क्या इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट्स को देखेंगे। उसके अलावा जो थ्री डायमेंशनल प्रिंटर का यूज़ करके हम लोगों ने एक इंजन को बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था, थोड़ा सा आज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है स्टेट्स को, तो यहाँ पे दो स्टेट्स बिहार और आंध्र प्रदेश थोड़ा न्यूज़ में है। बिहार की बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए कि नहीं। आज हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे, तो पूरी बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस उसके लिए होती हैं। थोड़ी आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जब से तेलंगाना उससे अलग हुआ तब से वो डिमांड किस तरह से चल रही है, क्या पूरी टाइमलाइन रही है, वो बात करेंगे। तो अपने नोट्स को थोड़ा सा आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो स्पेसिफिक टू आंध्र प्रदेश। उसके अलावा कैलिडोनिया, जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है पैसिफिक ओशन के अंदर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्योग्राफी से कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डॉलर इस पूरी दुनिया की एक वर्ल्ड करेंसी मानी जाती है, रिजर्व करेंसी मानी जाती है। वर्ल्ड का 60% से ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेड है वो डॉलर में ही होता है, लेकिन फिलहाल कुछ समय से यूएसए के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिससे डॉलर के डोमिनेंस को खतरा है। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है, येस और नो। अच्छा आर्टिकल है ये, हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से। तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, तो सीधा पढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। थोड़ा सा ना कैलिडोनिया पे चलते हैं पहले। तो एक बात तो आपकी थोड़ी लोकेशन देख लीजिए, देख जरा कैलिडोनिया की। तो ये देखिए, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका है पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे जो है वनुआतू है, इधर आपको दिखेगा फिजी। सोलोमन आइलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा पिछले दिनों, क्योंकि चाइना के साथ इन्होंने एक सीक्रेट डील किया है। और यहाँ पे देखिए है न्यू कैलिडोनिया, तो इसकी ब्रैकेट में FR लिखा हुआ है, मतलब ये फ्रेंच टेरिटरी है। पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारी फ्रेंच टेरिटरी है। इंडियन ओशन के अंदर भी फ्रेंच टेरिटरी है, अटलांटिक ओशन के अंदर भी फ्रेंच टेरिटरी है, आर्कटिक ओशन के अंदर भी। तो बेसिकली फ्रांस की ना बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आइलैंड हैं पूरी दुनिया भर में, जो कि कॉलोनाइजेशन के टाइम पे वो उनको रूल करता था। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने उनको नहीं छोड़ा है। हालांकि ब्रिटेन अमेरिका के कंट्रोल में भी बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा आइलैंड है। तो ये है फ्रेंच कैलिडोनिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हम लोगों ने रखा है। जैसे पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया। पोलिनेशिया के अंदर आपके बहुत सारे जैसे समोआ, टोंगा, ठीक है, ऑस्ट्रल, ये कुछ फेमस हैं, मार्किस आइलैंड, ये सब आते हैं। माइक्रोनेशिया के अंदर जो है कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, किरिबाती आइलैंड आता है। मेलानेशिया के अंदर आपका आता है न्यू कैलिडोनिया। आता है एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि जो कैलिडोनिया है, पहली बात ये कौन से ओशन में है, तो पैसिफिक ओशन में है। दूसरा आपसे पूछेगा कि कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि जो आर्किपिलागो है उसका पार्ट है, तो ये न्यू कैलिडोनिया इज अ पार्ट ऑफ द मेलानेशिया अलोंग विद फिजी, वनुआतू, सालोमन, सांता क्रूज, वो सब थोड़ा आप देखें। एनीवेज, तो इसकी कहानी ऐसी है भैया, जरा थोड़ा सा कहानी पे जाएंगे। एक तो यहाँ पे भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोगों की डेथ भी हो गई है। ऐसा माना जाता है कि 1990s और 80s के बाद में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। थोड़ी सी उसके पीछे की कहानी आपको जाननी पड़ेगी। तो बेसिकली कैलेडोनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ ओनली 1,45,000 पीपल जो है वहाँ पे रहते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन इसी पॉपुलेशन के अंदर वहाँ पे हंगामा हुआ पड़ा है। हंगामा के रीज़न क्या है? हंगामे का रीज़न ये है, 1853 में जब इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उससे भी पहले 1853 में इस आइलैंड को फ्रेंच डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तब से लेके अभी तक ये फ्रांस के अंडर में रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें थोड़ी सी चेंज हुई।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अच्छा वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन पॉपुलेशन है ना, लोकल जो इंडिजिनस पॉपुलेशन, उसे कंकाज कहा जाता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, डेफिनेटली एग्जाम में। कंकाज, ठीक है, लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ न्यू कैलिडोनिया इज कॉल्ड कंकाज। अब हुआ ये, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुए, और कंकाज ने कहा भाई हमें ऑटोनॉमी चाहिए। और यही वो दौर था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब बहुत सारे लोग फ्रांस से न्यू कैलेडोनिया में शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से वहां पे ना पॉपुलेशन डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई। और आज वहां पे जो कंकाज की पॉपुलेशन है दैट इज 43%। यानी कि ये यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, लेकिन अभी वहां पे माइनॉरिटी हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो प्रोटेस्ट होने लगे, ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे। और जब प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा हुए, तो उसके बाद 1998 के अंदर, उससे पहले छोटे छोटे एग्रीमेंट हुए थे। 1988 के अंदर एक अग्रीमेंट हुआ जिसे कहा जाता है नोमिया, NOUMEA, नोमिया अकॉर्ड। ठीक है। इससे हुआ ये कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर था वो पेरिस से न्यू कैलिडोनिया शिफ्ट हो गया। और जो लोकल अथॉरिटी थी वहां पे, जैसे इंडिया में हम लोग पंचायत की बात करते हैं, लोकल अथॉरिटीज को ज्यादा पावर वहां पे दे दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे बार बार जो है वो इंडिपेंडेंस को लेकर आवाजें उठती रहती हैं। तो इसी वजह से वहां पे कई बार उन्होंने रेफरेंडम भी करवाया। 2018 में रेफरेंडम हुआ, 2020 के अंदर हुआ, 2021 में भी हुआ रेफरेंडम। हालांकि इस रेफरेंडम के अंदर जो भी रिजल्ट आ रहा था वो फ्रांस के फेवर में आ रहा था। तो वो चीजें तो बढ़ती चली गई। तो कुल मिला के सिचुएशन ऐसी थी कि कंकाज लोगों को थोड़ी बहुत ऑटोनमी वहां पे थी। अब चीजें बदल गई। फ्रांस के अंदर अभी रिसेंटली मैक्रोन की जो गवर्नमेंट वहां पे है, उन्होंने एक एक्ट पास किया फ्रेंच पार्लियामेंट के अंदर। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो कैलिडोनिया है, यहाँ पे पिछले 10 साल में जो लोग पैदा हुए हैं या रह रहे हैं, उनको हम लोग फ्रेंच सिटीजनशिप देंगे। समझे इस बात को आप लोग? इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल में बहुत सारे लोग फ्रांस से कैलेडोनिया में पहुंचे, उनको अगर फ्रेंच सिटीजनशिप दिया जाएगा फ्रॉम दिस आइलैंड, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यानी कि जो कंकास की 43% पॉपुलेशन है वो और भी कम हो जाएगी। और इसमें कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको नई सिटीजनशिप मिलेगी यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ये लोग पहले से माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में आ जाएंगे। राइट। और अगर फ्यूचर में कोई रेफरेंडम हुआ, तो डेफिनेटली अगर मान लो ये पॉपुलेशन 43 से 40% पे आ जाती है, बाकी सभी लोग तो फ्रांस को सपोर्ट करेंगे, उस इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इनको कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई आप नए लोगों को हमारे आइलैंड पे सिटीजनशिप क्यों दे रहे हो। तो कुल मिला के देखो, बात वही है। जो फ्रांस से लोग आए वहां पे, वो तो कॉलोनाइजर्स थे। इंडिजिनस लोगों को तो अधिकार नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। और आज के समय पे वहां पे जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, उनके ऊपर ज्यादातर जो वाइट सेटलर्स हैं फ्रॉम फ्रांस, वो ओनरशिप करते हैं। बाकी जो लोकल कंकाज हैं वो वहां पे लेबर क्लास है। कंकाज के अंदर आप देखें तो उनकी जो पॉवर्टी रेट है दैट इज अराउंड 25%। लेकिन जो बाकी हैं उनके अंदर पॉवर्टी जो है दैट इज इवन लेस देन 9%। और जो फ्रेंच वाइट सेटलर्स हैं उनकी तो पॉवर्टी जीरो है। तो काफी ज्यादा सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस वहां पे हैं। और हर समाज में ऐसा ही होता है ना। हैव और हैव नोट्स की बात यहाँ पे हो रही है, हैव्स और हैव नोट्स। तो जो लोकल हैं वो हैव नोट में आ जाएंगे, बाकी जो हैव्स में आ जाएंगे। तो यही लड़ाई चल रही है भाई, अमीर गरीब के बीच में, है ना, पावरफुल और वीक के बीच में। उस वजह से यहाँ पे सब चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद यहाँ पे चाइना का भी कुछ रोल हो सकता है, क्योंकि फ्रांस अपने आप को एक इंडो पैसिफिक पावर के रूप में देखता है। हालांकि फ्रांस यूरोप की कंट्री है, बट यहाँ पे वो कहता है भैया मैं तो इंडो पैसिफिक पावर हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारे एसेट्स वो पैसिफिक ओशन में हैं। 15 से 16 आइलैंड ऐसे हैं, जिसकी वजह से फ्रांस का जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है इन आइलैंड्स की वजह से। राइट, चलिए, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा यूएस डॉलर का क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। बेसिकली बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यूएस डॉलर को रिप्लेस करना चाहती हैं।
एज अ रिजर्व करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी, लेकिन नहीं कर पा रही है। तो यूएसए तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि यूएसए इज डेयरिंग टू द वर्ल्ड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर। यूएसए कह रहा है, भाई अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम कर सकते हो, तो मेरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ के दिखाओ। कोशिश जारी है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब पिछले दिनों यूएस के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से यूएस के जो डॉलर की अथॉरिटी है उसके ऊपर थोड़े से सवाल खड़े हो गए। अब बहुत सारे रीजन है कि भाई यूएस के डॉलर इतनी स्ट्रांग क्यों है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसकी जो कोर है वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, जो यूएस में डेमोक्रेसी है, जो फ्री मार्केट है, जो फ्री मार्केट सिस्टम वहां पे यूज किया जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर, जो लिक्विडिटी, ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी एंड रूल ऑफ लॉ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यूएस को डोमिनेशन मिलता है ओवर अदर कंट्रीज। लेकिन पिछले दिनों में जैसा वहां पे ट्रम्प के साथ जो हुआ, उसको कन्विक्शन भी हुआ, और कुछ लोगों का कहना है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने कानूनों को, रूल्स को मिसयूज कर रही है। तो एक थोड़ा सा सवाल खड़ा हो गया। और जिस तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, उन सब चीजों की वजह से, तो बात यह है कि यूएस जो है वो अपनी डॉलर को बहुत स्ट्रोंगली सिर्फ करेंसी के रूप में ही नहीं बल्कि एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में भी यूज करता है, डेफिनेटली करता है। और जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा देखा जाता है उसका डेट भी बढ़ जाता है। और बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि यूएस डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और अगर यूएस डॉलर की मार्केट थोड़ी बहुत चेंज होती है तो उनकी मार्केट क्रैश हो सकती है। राइट। तो यूएस डॉलर या यूएस इकोनॉमी, या यूएस इकोनॉमी की वजह से जो यूएस डॉलर है उसकी इतनी स्ट्रोंग प्रेजेंस क्यों है? एक तो देखिए उसका इकोनॉमी का साइज ही बहुत बड़ा है। यूएस की इकोनॉमी अगर जीडीपी के टर्म में देखें तो दैट इज 22-23 ट्रिलियन डॉलर। और कितना सारा गुड्स और सर्विसेज वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक फ्री मार्केट एंड रूल ऑफ लॉ। 300 बिलियन से ज्यादा का जो रशियन एसेट्स हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्री में, स्पेशली यूरोप के अंदर, अमेरिका में है, उनको के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है। तो उसकी वजह से वो सब चीजें हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि डी डॉलराइजेशन क्या हम लोग कर सकते हैं, या डी डॉलराइजेशन होता क्या है? देखिए, सिंपल सी टर्म है कि जब दुनिया भर की कंट्रीज में ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि यूएस के ऊपर जो रिलायंस है यूएस डॉलर के ऊपर वो कम हो जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन। डॉलर वर्ल्ड की एक रिजर्व करेंसी है। जब हम लोग रिजर्व करेंसी को किसी और करेंसी से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डी डॉलराइजेशन। ये तो डी डॉलराइजेशन हो गया। अब सवाल फिर वही मैं घुमा फिरा के बोलूंगा कि यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग क्यों है? ये ऊपर वाला जो पॉइंट बताया गया है, वो आज के आर्टिकल में दिया हुआ था। बाकी वाले पॉइंट जो आर्टिकल में नहीं दिए हुए हैं वो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दिया गया है। एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, इवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 तक जो ब्रिटिश पाउंड है, दैट यूज टू बी द स्ट्रोंगेस्ट करेंसी। उसके बाद ये थोड़ा सा कम हुआ धीरे धीरे। 1920s के बाद अमेरिकन डॉलर थोड़ा सा स्ट्रोंग होने लगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अमेरिका को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि ब्रिटिश जो इकोनॉमी थी, ब्रिटिश जो पावर थी, वो कम होने लगी थी। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके बाद अमेरिकन एम्पायर शुरू हुआ बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो सब बनाए गए, दे वर ऑल यूएस डोमिनेटेड। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डेवलप हुआ, जो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब इंस्टीट्यूशंस ने डोमिनेट किया। और ये सब अमेरिकन करेंसी यूज करते थे ग्लोबली। वहां से डोमिनेशन शुरू हुआ। तो आप सोच के देखिए, 1945 से चीजें चल रही हैं भाई, और अभी 2024 आ गया है। कितने साल हो गए हैं इस एक ही करेंसी को डोमिनेट करते हुए, और इसने अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन मोर और लेस अमेरिकन करेंसी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल करेंसी। और इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत लुक्रेटिव माना जाता है, इसमें ट्रेड करना बहुत लुक्रेटिव माना जाता है।
आप इसको एकदम से तो रिप्लेस नहीं कर सकते। दुनिया भर के बैंक्स यूएस डॉलर को एक रिजर्व के रूप में इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर में होती है। अब आपको मान लो बांग्लादेश से कुछ मंगाना है, आपको जापान से कुछ मंगाना है, अमेरिका से कुछ मंगवाना है, किसी अफ्रीकन कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना है, आप उनको डॉलर में ही पे करते हो क्योंकि वो डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड ज्यादा होने की वजह से दुनिया भर में लोग, कंट्रीज, डॉलर को रिजर्व करेंसी के रूप में इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने बिल्स को पे कर सकें। और इकोनॉमी का साइज तो बहुत बड़ा है ही, $22 ट्रिलियन, लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और दुनिया में यूएस डॉलर को यूज करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती रहती है। एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे ऑयल का भी आप कह सकते हो। ठीक है। ऑयल जो ट्रेड है वर्ल्ड में वो 90% से ज्यादा यूएस डॉलर में ही होती है। और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है आज के टाइम पे वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। ऑयल के बिना तो भाई कुछ भी नहीं चलता है। पानी के बिना आप चल सकते हो लेकिन ऑयल के बिना नहीं चलोगे। और ये डॉलर डोमिनेटेड होती है, इसलिए सब लोग डॉलर की डिमांड करते रहते हैं। तो एक साइकिल ऐसा क्रिएट हो जाता है। और ऊपर से फिर डॉलर जो है वो एक फ्री मार्केट है। अमेरिकन गवर्नमेंट डॉलर के वैल्यू को कंट्रोल नहीं करती है, ये फ्री मार्केट की तरह काम करता है डिमांड और सप्लाई पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती ही नहीं। जैसी डिमांड होगी वैसी वैल्यू बढ़ जाएगी। रूल ऑफ लॉ है। प्राइवेटाइजेशन काफी ज्यादा है। अमेरिकन जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे नजर आता है। आप, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है अमेरिकन डॉलर की। कैपिटल लिक्विडिटी भी है, करंट लिक्विडिटी भी है। तो आप चेंज कर सकते हो। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है पिछले 60-70 सालों में। अमेरिकन डॉलर हर किसी की डिमांड है। अगर आप, इवन मिडिल ईस्ट में जो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी डॉलर कलेक्ट करते हैं। अमेरिका में बिलीव करते हो कि नहीं, वो हमेशा बोलते हैं डेथ 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 टू अमेरिका। ओसामा बिन लादेन बोल रहा है डेथ टू अमेरिका, लेकिन वो अमेरिकन डॉलर इकट्ठे कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इसकी डिमांड हर जगह है। कई सारी, जैसे आप जिम्बाब्वे की यहाँ पे बात कर लीजिए, अर्जेंटीना की बात कर लीजिए, ये तो कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पे डॉलर ही ज्यादा चलता है। लोकल करेंसी तो वहाँ पे चल ही नहीं रही है, डॉलर ही चलता है क्योंकि वो सबसे स्टेबल करेंसी के रूप में मानी जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई डॉलर के ऊपर जो ये डिपेंडेंस है इसका हमें पता नहीं है, सबको पता है। इसलिए बहुत बार ग्लोबल एफर्ट्स भी ऐसे किए जाते हैं। ईरान और रशिया ने कहा है कि भाई हम लोग अपनी एक न्यू क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे जो हम लोग फॉरेन ट्रेड के लिए यूज करेंगे। चाइना और ब्राजील ने भी कहा है कि हम लोग जो ट्रांजैक्शन होगी दोनों कंट्रीज के बीच में वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। अर्जेंटीना ने भी पिछले दिनों यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की बात कही थी। और इंडिया भी कभी ना कभी ऐसा कुछ कुछ करता रहता है ना। इंडिया ने भी 19 कंट्रीज के साथ जो वोस्ट्रो अकाउंट बनाए हैं, तो हम कहते हैं भाई हम भी लोकल करेंसी में ही डील करेंगे। है ना, करेंसी स्वैप डील हम लोग करते हैं जापान के साथ, बांग्लादेश, सबके साथ हम लोगों ने किया है। फिर भी कुल मिला के बात वही है, डॉलर को अभी रिप्लेस कम से कम अगले 20-30 सालों तक तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई ऐसा बेटर अल्टरनेटिव नजर आता ही नहीं है। एक जो करेंसीज को चैलेंज कर सकते हैं वो है यूरो। लेकिन जिस तरह से यूरोप के अंदर भी खलबलियां मचती रहती हैं बहुत ज्यादा, कोई नया इनोवेशन वहां से हो नहीं रहा है, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज वहां से निकल नहीं रही हैं, इनोवेशन के नाम पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है यूरोप में ज्यादा। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी यूरोप में जिस तरह से नजर आती है ना, माइग्रेंट्स को लेके जो इश्यूज हैं वहां पे, वो सब चीजों की वजह से यूरो ठीक है, अच्छी करेंसी है, लेकिन उतना चैलेंज नहीं कर सकती है डॉलर को। एक डिस्टेंट करेंसी जो डॉलर को चैलेंज कर सकती है वो आपको चाइनीज करेंसी नजर आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चाइनीज करेंसी फ्री फ्लोटिंग करेंसी नहीं है। और चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वहां की करेंसी चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसीलिए लोअर जो है वो चाइनीज करेंसी तो वैसे भी वीक हो गया। तो ये कुछ रीजंस हैं कि आप नहीं कर सकते हो फिलहाल, नजर नहीं आता है। तो दैट आर द चैलेंजेस टुवर्ड्स द डी डॉलराइजेशन, है ना। तो इट कर, अमेरिका तो कह रहा है भाई आप करके देख लीजिए, लेकिन अभी किसी में उतनी बात है नहीं बेसिकली। लेट्स सी क्या होता है आगे फ्यूचर में। चलिए जी, थोड़ा सा बढ़ते हैं अग्निबाण के रूप में। ठीक है, तो अग्निबाण सोर्टेड इज ए सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल
पावर्ड बाय अग्निकुल्स पेटेंटेड अग्निलेट इंजन। तो लॉन्च व्हीकल क्या होता है? जैसे हमारे नॉर्मल व्हीकल होते हैं, आपके पास बाइक होती है, गाड़ी होती है ना, सामान ढोने के लिए, इंसानों को ढोने के लिए यूज करते हैं, वैसे लॉन्च व्हीकल भी होते हैं। ठीक है, आप इसे रॉकेट भी कह सकते हो। तो जो हम लोग सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, तो इन व्हीकल्स का यूज करके भेजते हैं। जैसे आप गाड़ी में जाते हो, तो ये जो रॉकेट है वो इस व्हीकल में जाते हैं, जिसे लॉन्च व्हीकल कहते हैं, सिंपल। अब ये कुछ लॉन्च व्हीकल बहुत बड़े बड़े पावरफुल होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ट्रक होते हैं, गाड़ियां होती हैं। कुछ जो है थोड़े से छोटे वाले होते हैं, वो डिपेंड करता है। और जैसे हमारी गाड़ी को ऑयल चाहिए, ऐसे ही इनको भी फ्यूल चाहिए। इनके अंदर फ्यूल की अलग अलग स्टेज होती हैं, किसी के अंदर एक स्टेज होती है, किसी के अंदर दो सिलेंडर होते हैं, किसी के अंदर तीन तीन सिलेंडर भी होते हैं। तो सब नॉर्मल सा ही सिस्टम होता है। आपकी गाड़ी के अंदर एक टैंक होता है ऑयल के लिए, लेकिन इनके अंदर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हम लोग ये नॉर्मल ऑयल तो यूज नहीं करते हैं, स्पेशल ऑयल यूज करते हैं। तो इनके लिए स्पेशल फ्यूल यूज होता है। तो मजेदार बात यह है कि अभी एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल, उसका एक इंजन है अग्निलेट। ठीक है। और ये पूरे का पूरा इंजन 3D प्रिंटर का यूज करके बनाया है। ठीक है, 3D प्रिंटर। ये एक सिंगल स्टेज इंजन है। और एक लॉन्च व्हीकल के अंदर जितने ज्यादा स्टेज होती हैं, वो उतनी ही दूर तक जा सकता है। ठीक है। जैसे हमारा GSLV लॉन्च व्हीकल Mark 3 है, वो एक 3 स्टेज इंजन होता है। लिक्विड स्टेज होती है, उसमें सॉलिड स्टेज होती है, और हमारी जो है क्रायोजेनिक स्टेज होती है। इसीलिए वो बहुत दूर तक जा सकता है और हैवी सैटेलाइट लेके जा सकता है। तो ये बेसिकली शुरुआत है अभी जो इस कंपनी ने की है। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ 6 किलो टन का सेमी क्रायोजेनिक इंजन इन्होंने बनाया है। फ्यूचर में ये इसको डबल स्टेज तक लेके जाएंगे और ट्रिपल स्टेज तक लेके जाएंगे, हालांकि उसमें कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन ये दुनिया का एकमात्र पहला 3D प्रिंटेड इंजन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने पेटेंट भी करवा ली है। मतलब कोई और इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकता, पर्टिकुलर ये टेक्नोलॉजी। हाँ, आप दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो 3D वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहा गया अग्निबाण। ठीक है। अग्निबाण इज अ सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल, ये आपने याद रखना है। इंजन का नाम है अग्निलेट। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। इंजन का नाम है अग्निलेट और लॉन्च व्हीकल का नाम है आपका अग्निबाण। बस दो चीजें याद रखनी है। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि ये 3D प्रिंटेड है। दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं जाते इस तरह की टॉपिक्स के अंदर। ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्रा। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है? ऐसे स्टेट्स इंडिया में जो ज्योग्राफिकली सोशो इकोनॉमिकली पिछड़े होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उनको सेंटर की तरफ से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। जैसे हम लोग समाज में रिजर्वेशन देते हैं, तो कुछ कुछ उसी तरह का होता है। तो इसमें बेसिकली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, वो 90% फंडिंग सेंटर के द्वारा की जाती है। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं, उन वहां पे 60% जो है वो सेंटर से आती है, 40% जो है स्टेट से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेट को सेंटर से ज्यादा हेल्प मिलती है। टैक्स के अंदर भी डिडक्शन मिलती है, GST के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, ग्रांट्स अच्छे मिलते हैं, बहुत बेनिफिट होता है बेसिकली। लेकिन हर स्टेट को आप जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दे सकते। जो गदगिल फॉर्मूला वो कहता है भैया 5 कंडीशन आपको चाहिए। हिली टेरेन होनी चाहिए, क्योंकि हिली टेरेन होने से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए वहां पे, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, बॉर्डर एरिया होना चाहिए, इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए। और जो स्टेट फाइनेंस है वो ऐसे होने चाहिए कि वो अपने अफेयर को प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए। तो नॉन वायबिलिटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस, ये 5 कंडीशन उन्होंने बताई थी। अब मामला जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसको हम लोग इससे जोड़ के देखेंगे। आपको पता है कि जब आंध्र प्रदेश को 2014 में सेपरेट किया गया, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग बन गए। लेकिन वहां पे जो हैदराबाद था, उससे पहले दैट वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। जब तेलंगाना अलग हुआ, तो 10 साल के लिए
हैदराबाद को एक कॉमन कैपिटल के रूप में रखा गया। ये उस समय लिख दिया गया था उसी एक्ट के अंदर जो हम लोगों ने पास किया था। लेकिन उस एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा था कि 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा। ये नहीं लिखा था। तो अब ये हुआ, खेल खुल मिला के अब हो गए हैं उस चीज को 10 साल। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो हैदराबाद थी वो नहीं है। हैदराबाद अभी सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश अपनी नई कैपिटल, तो ये आइडिया ये था कि 10 साल में आप अपनी सेपरेट बना लीजिए। तो अमरावती के ऊपर बात हुई है, अमरावती को अपनी नई कैपिटल डेवलप करेंगे। और इसको लेके बहुत हंगामे हुए। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 कैपिटल करेंगे, कुछ कह रहे हैं जी 1 कैपिटल करेंगे, कुछ कह रहे हैं 3 कैपिटल करेंगे आंध्र प्रदेश की। उसमें बहुत सारा लाज के करप्शन, बहुत सारी चीजें हुई। खैर वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है। तो अब क्योंकि आंध्र प्रदेश की कोई कैपिटल एज सच नहीं है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद तो चली गई, तो आंध्र प्रदेश कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि साहब आप मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे लीजिए। अभी और भी क्रूशियल हो गया है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अभी एनडीए का पार्ट है, एनडीए का पार्ट है। 2014 में राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब एनडीए गवर्नमेंट आ गई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने उस बात के ऊपर कुछ खास बात नहीं की। हालांकि चंद्रबाबू नायडू जी पहले भी एनडीए का पार्ट रहे हैं, 2018 में वो एनडीए से अलग हो गए थे। बट लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो नहीं दिया, एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने। लेकिन उनको कुछ स्पेशल ग्रांट दिए जाते थे। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज उसको बोलते हैं, एसपी। वो हो रहा था, अभी भी हो रहा है वो तो। लेकिन सवाल ये है कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करते हो। जो 5 कंडीशन ऊपर हम लोगों ने बात किया, आंध्र प्रदेश उनको क्वालिफाई नहीं करता है। और भी कई चीजें हुई यहाँ पे। प्लानिंग कमीशन के अंदर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता था पहले, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन भी आपने खत्म कर दिया। और जो नया फाइनेंस कमीशन फिर हम लोगों ने बनाया और नीति आयोग हम लोगों ने बनाया, वो कहते हैं भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो किसी भी नए स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना दिया जाए, या दैट इज द स्टैंड ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भाई देखो, प्लानिंग कमीशन नहीं है, फाइनेंस कमीशन आपको रिकमेंड कर नहीं रहा है, हम आपको स्पेशल पैकेज तो दे रहे हैं ना, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आपको दे दिया तो कई इंडिया में ऐसे स्टेट है उनको भी देना पड़ेगा। बिहार तो कहेगा मुझे भी दीजिए, छत्तीसगढ़ कहेगा मुझे दीजिए, आप भी कह रहे हो कि हमें दे दीजिए। कई सारे स्टेट ऐसी डिमांड कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए प्लीज हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ही अभी सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी इसके अंदर आगे क्या होता है, बट दैट इज द होल थिंग। ठीक है, चलो। नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल आता है वो एक्चुअली आता है डिफेंस से। बहुत ज्यादा फैक्ट्स में अगर आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस तरह के आर्टिकल्स में, लेकिन यस आपको एक समझना पड़ेगा पूरा सिनेरियो यहाँ पे क्या है। तो इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं फिलहाल। थोड़ा सा आपको ये जानने की जरूरत है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली होता क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे अलग से स्लाइड बनी हुई है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसके अंदर रनवे होता है बहुत बड़ा। तो इट्स लाइक अ फ्लोटिंग एयरबेस। ठीक है, 10 20 50 एयरक्राफ्ट यहाँ पे रह सकते हैं, यहीं से टेक ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त होता है। तो आपको अगर बीजिंग पे अटैक करना है तो आप दिल्ली से तो नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उसके नजदीक लेके जाएं और वहां से जो है वो स्ट्राइक करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी कि एक ऐसा कैरियर, ऐसा व्हीकल, ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपने एयरप्लेन्स को, एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सके, दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा तो बहुत होता है, लेकिन इसकी अपनी कोई डिफेंस इसके पास नहीं होता है सच। तो सीधी सी बात है, इतना बड़ा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वो अकेला तो नहीं चलेगा। इसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। आपने बिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर खर्चा किया, आप इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ दोगे। तो ये अकम्पनी किया जाता है। देखिए आप देख ही सकते हो, ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं दो, इनके साथ ये छोटे छोटे जो शिप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। और यहाँ पे सबमरीन्स भी चल रही हैं, जबकि दिखाई नहीं दे रही हैं पानी के नीचे।
तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कंपनी किया जाता है डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, टैंकर शिप्स वगैरह के द्वारा, ताकि अगर दुश्मन अटैक कर देता है तो इसको डिफेंड कर सकें, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर खर्चा आता है, वो सब चीजें। अब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि जो शिप्स यहाँ से टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो यहाँ पे आपको रनवे नजर आ रहा है, वो किस तरह का होता है। ठीक है, इसकी दो टेक्नोलॉजी होती है। एक होती है स्टोबार टेक्नोलॉजी, जिसे जो है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं कैटोबार। ठीक है, कैटापुल्ट असिस्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड अरेस्टेड रिकवरी, दो चीज तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं बेसिकली। तो अब आप इसके ऊपर ये समझ लीजिए कि जो कैटोबैट होता है ये फ्लैट टॉप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, यानी कि इसका जो रनवे है वो पूरी तरह से फ्लैट होता है, इस तरह से होता है। और जो एयरक्राफ्ट होते हैं बेसिकली जब इसके ऊपर लैंड करते हैं, तो यहाँ पे एक वायर होती है, ये आपको नजर भी आ रही होगी शायद, एक वायर होती है, वो वायर यहाँ पे डाल दी जाती है। तो ये जब एयरक्राफ्ट कैरियर नीचे आते हैं तो ये वायर इनको पकड़ लेती है और ये रुक जाते हैं। ये बड़ी जबरदस्त सी टेक्नोलॉजी होती है। तो इन एयरक्राफ्ट कैरियर के पीछे एक हुक लगी होती है बेसिकली, वो जब आते हैं तो इस हुक के अंदर फंस जाते हैं और वो रुक जाते हैं। तो ये कैटाबोर टाइप एयरक्राफ्ट जो वो टेक्नोलॉजी है। एक होती है स्टोबार। स्टोबार के अंदर जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, वो उनके ऊपर जो ये टेक ऑफ के लिए आपको नजर है थोड़ा सा बैंड होता है, आप ये देख ही सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा बैंड होता है। तो एयरक्राफ्ट यहाँ से आते हैं और सीधा यहाँ से जंप करते हैं और वो फ्लाई करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। इसे स्टोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। इसमें रनवे जो है बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ये। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब समझ लेते हैं भैया इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या सिनेरियो है। इंडिया में पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर रहे। आईएनएस विक्रांत, जो 1961 के अंदर हम लोग लेके आए, ब्रिटेन वगैरह से लाए थे। फिर एक आईएनएस विराट 1987 में, जो बहुत पुराने हो गए थे, तो दोनों को ही हम लोगों ने डीकमीशन कर दिया था। फिर रशिया से हम लोगों ने खरीदा आईएनएस विक्रमादित्य, और एक हम लोगों ने अपना इंडिजिनस बनाया, आईएनएस विक्रांत। देखिए पहले भी विक्रांत था, अब जो लेटेस्ट हमारे पास वो भी विक्रांत है, तो उसी को बेसिकली हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए वही सेम नाम हम लोगों ने रखा है। तो अभी इंडिया के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक इंडियन ओशन के मतलब आप बे ऑफ बंगाल के लिए कह सकते हो, एक आप अरेबियन सी या नॉर्मली इंडियन ओशन के लिए कह सकते हो। अब काफी समय से डिमांड चल रही थी भैया इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए। देखिए चाइना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तीसरा बना रहा है, और ऐसा माना जाता है कि अगले 10 सालों में चाइना कम से कम दो तीन एयरक्राफ्ट और बना सकता है। अमेरिका के पास ऑलरेडी अराउंड 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बहुत स्ट्रोंग हैं, बड़े हैं, न्यूक्लियर पावर्ड हैं। इंडिया वाला न्यूक्लियर पावर नहीं है ऑफ कोर्स। तो उस वजह से ये डिमांड चली है कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है। देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हम लोगों ने बनाया ना इंडिजिनस, जो विक्रांत बनाया, इसको बनाने में हमें बहुत साल लग गए, 15 16 17 ईयर्स इसको बनाने में लगे हमें। तो कोई ये टेक्नोलॉजी एक तो बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात ऐसी है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आज हम लोग बनाना शुरू करेंगे ना, तो शायद हम 2035 तक बना लेंगे। आज आपको रिक्वायरमेंट शायद नहीं होगी, लेकिन 10 साल के बाद तो हो सकती है, 15 साल के बाद तो हो सकती है। तो उसके लिए हमें आज रेडी रहने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में कम से कम $5 to $6 बिलियन का खर्चा आता है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा है, इतना पैसा खर्च करके तो आप बहुत सारे रफेल खरीद सकते हो, बहुत सारे दूसरी सबमरीन्स खरीद सकते हो। इंडिया में ऑलरेडी सबमरीन काफी कम है। पहले हमारे पास अराउंड 16 सबमरीन हुआ करती थी, एडवांस सबमरीन, जो कि अभी जो है 9 to 10 है। तो आप सबमरीन खरीद लीजिए, इतने पैसे का खर्चा कर रहे हो आप लोग, राइट। और देखिए इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी अमेरिका को है, जितनी चाइना को है। इंडिया को सिर्फ इंडियन ओशन के अंदर डील करना है, चाइना को पूरे पैसिफिक ओशन के अंदर डील करना है और उससे भी आगे जाना है, उनकी बात अलग है। हमें चाहिए अपने इंडियन ओशन के लिए, क्योंकि दो हमारे लिए फिलहाल सफिशिएंट हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है भैया आप ये क्यों ले रहे हो। तो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी का उतना बजट नहीं है, एक तो बात ये भी है। ठीक है, तो क्या हम लोग अपने लिमिटेड बजट में
इतना $5 to 6 बिलियन हम लोग मैनेज कर पाएंगे? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे नजर आता है, जो कि काफी डिफिकल्ट यहाँ पे लगता है। और इंडियन नेवी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिमांड पहले फ्यूचर में, पास्ट में कर चुकी है। पहले आप वो तो फुलफिल कर लीजिए। आप आप जो है रशिया से सुखोई Su-30 MKL परचेज कर सकते हो। आप जो है सेपेक जैगवार मल्टी रोल कम्बाट, ये आप परचेज कर सकते हो, जिसकी काफी डिमांड है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय इंडिया लैंड बेस्ड अटैक कर सकता है। अरे अपने पास अंडमान निकोबार भी तो है। अंडमान निकोबार को इंडिया एज अ एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में यूज कर सकता है, और ये सिंक भी नहीं होगा। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में समय लगता है, पैसा बहुत लगता है, लेकिन आज के टाइम समय पे दुनिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी सेफ नहीं है। A2AD थिएटर, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना दोनों ने डेवलप कर लिया है। दोनों ही कंट्री के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन भी हैं। तो बाई चांस अगर इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर बना भी लेता है, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप उसको बहुत ज्यादा सेफ नहीं रख पाओगे इन द टाइम्स ऑफ वॉर। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है बल्कि यहाँ पे। तो कुछ का कहना है कि भैया कोई पैसा खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल पैसा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दो बड़े दुश्मन हमारे पास हैं। इंडिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको डील करने के लिए वी नीड एयरक्राफ्ट। ठीक है, समय लगेगा, हो सकता है 2040 तक हम लोग डेवलप कर लें एक दो। आज उसके ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है। जो अभी हम लोगों ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनस बनाया है, ये हम लोगों ने कोचिन शिपयार्ड से बनाया है। और देखिए, आपने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक कुछ बनाया, और अभी आप उसको 10-15 साल के लिए कुछ भी नहीं कर, मतलब अगर आपने फैक्ट्री बंद कर दिया। तो इनका ये कहना है कि आज अगर हम लोग एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे, मान लो 10 साल के बाद आप काम शुरू करोगे, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। आप सेम फैसिलिटी को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा पहले हो चुका है। मड गांव के अंदर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया था, लेकिन वो बाद में बर्बाद हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। तो 10 साल के बाद कोचिन शिपयार्ड इंडस्ट्री के अंदर वो एक्सपर्टीज नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो जाएगी, लोग रिटायर हो जाएंगे। इट्स बेटर कि अपने रिसोर्सेज का अब अभी मैक्सिमम यूज कर लीजिए। तो ये दोनों ही आर्गुमेंट है बेसिकली, जो इसके फेवर में है और अगेंस्ट में है। और आप एग्जाम में दोनों ही लिख सकते हो कि हमें क्यों चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर थर्ड और क्यों नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए इसके तो सिंपल से रीजन है भैया, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इंडिया को दो की रिक्वायरमेंट थी, दो अभी हमारे पास हैं। सिंपल सी बात है। क्यों नहीं चाहिए और क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना डेवलप कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब अगर मान लो हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनमें से अगर एक रिपेयर में चला गया या दोनों ही रिपेयर में चले गए, तो हम तो डिफेंसलेस हो जाएंगे। उस केस में हमें रिजर्व के लिए भी चाहिए कम से कम एक एडवांस, है ना। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, तो इसलिए इसके ऊपर काम चलता रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह के आर्गुमेंट आप डेफिनेटली दे सकते हो। और आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। उसके अलावा कई एडिशनल आर्टिकल हैं, आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। इनमें से एक आधा आर्टिकल मैं कल यूज डेफिनेटली करूंगा, आज टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।